हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मौज कर रहे होंगे। और भाई आपको पता है क्या एक बात, हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर काफी सारा कंप्लीट कर लिया है मनी एंड करियर का। हमारे मिशन 2023 में अभी हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। अगर अभी भी किसी को अगर नहीं आई है कि भाई पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट, तो भाई आप क्या करो, उसको समझो, इंपॉर्टेंट समझो, नहीं तो क्योंकि अगर पढ़ाई को इंपॉर्टेंट नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देगी। ठीक है ना? तो भाई इज्जत दो तब इज्जत लो। ठीक है? इसी तरीके से इंपॉर्टेंस दो तो इंपॉर्टेंस लो। समझ में आया? तो भाई इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा पढ़ाई को भी आपको, है ना? और किसी को देने से तो फायदा है नहीं अपने को। चलिए आज की क्लास में दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मनी एंड करियर में मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर करवाए थे, क्वेश्चंस विद बेस्ट सॉल्यूशंस। आज की क्लास में मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब करेंगे हम लोग एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू को अभी के अभी। ओके दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं तुक्केबाजी के लिए? क्योंकि भाई तुमने नहीं पढ़ा होगा तो तुक्केबाजी ही करोगे। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को बच्चों, इसी के साथ आइए फटाफट से फटाफट से। अब मजा आएगा, अब मेहनत होगी तुम्हारी और मौज लूंगा मैं। ठीक है? तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, इसको करना बिल्कुल जरूरी है आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ये काफी टाइम्स रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, कुछ वैसा आपको दिखेगा। थोड़ा सा कुछ लोग फ्रेंडली भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, सब लोग फ्रेंडली हो जाएंगे, सबको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक एक एमसीक्यू समझाऊंगा और धीरे धीरे मैं उसके ऊपर एक स्मॉल डिस्कशन करूंगा, है ना? स्मॉल डिस्कशन, आपको उसमें बहुत आइडिया मिल जाएगा चीजों का। ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल सर, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट इन इंडिया। बताइए, आपको इसमें बताना है कि भाई इनमें से कौन सा, इनमें से दोस्तों कौन सा ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ क्रेडिट है, माफ कीजिएगा, जो कि आपके, जो कि दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जो फ्लोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्ट, अच्छा, जो कि आपके इनफॉर्मल क्रेडिट को नहीं बता रहा है, मतलब जो आपके इनफॉर्मल क्रेडिट को नहीं बता रहा है। बताइए, मैं पहले ही मार्क कर दिया। ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, एक पॉइंट आप लोगों को फ्री में दे दिए जाते हैं। जी देखो, तुम्हें एक काम कर सकते हैं लोग, यहाँ पे जितने भी हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोग घड़ी देखो सामने में। नेक्स्ट टाइम से मैं टाइमर लगा दूंगा इसमें, आज तो नहीं लगा पाया, नेक्स्ट टाइम से 30 सेकंड में, 30 सेकंड ज्यादा हो गया, 25 सेकंड में सोचो समझो और आंसर दो फटाफट से। ओके, 25 सेकंड आपके पास समय है, 25 सेकंड है तुम्हारे पास जिंदगी के। ठीक है? आंसर करने के लिए। चलो, तो भाई कौन सा इनफॉर्मल, कौन सा दोस्तों इनफॉर्मल क्रेडिट नहीं है? तो भाई आपको पता है जमींदार इनफॉर्मल है, क्योंकि भाई जमींदार आपके घर के बगल का नहीं होता है, वो कोलेटरल नहीं मांगता है आपसे। जो कोलेटरल मांगे, अच्छा है ये पॉइंट मैंने बताया था ना पिछले क्लास में, जो कोलेटरल आपसे मांगता है वो क्या होगा, कमर्शियल कोलेटरल नहीं मानेगा, वो मांगेगा क्या होगा। क्लियर है? अब पता है आपको, अब तो इनफॉर्मल वाले भी मांगते हैं, जबरदस्ती, जबराना। ठीक है ना? क्लियर है? दूसरे में फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स नहीं मांगते हैं, मनी लेंडर्स, लोकल मनी लेंडर्स नहीं मांगते, लेकिन बैंक, बैंक के लिए तो कंपलसरी है। यहाँ कंपलसरी की बात हो रही है, कंपलसरी कौन मांगता है, मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी किसके साथ है, बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 25 सेकंड बच्चे, 25 सेकंड का समय दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। देखो 25 सेकंड आपके पास, 25 सेकंड है, फटाफट से इसका आंसर करो। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। मैच द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग पेयर्स, आपको क्या करना है, इन पेयर्स को जोड़ना है। ठीक है? मतलब जो कौन सा जो टर्म है किसके साथ सही पेयर बना रहा है वो आपको बताना है। ठीक है? सबसे पहले इसमें आपका फाइनेंशियल फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा है दोस्तों फाइनेंशियल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। तीसरा है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और चौथा है डेफर्ड पेमेंट। बताइए, बताइए क्या होगा सही आंसर, फटाफट से बताइए। आसान है, कर दो कर दो कर दो कर दो भाई जल्दी से। चलिए, लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा, कुछ लोगों के आंसर्स
आ रहे हैं यहाँ पे और कुछ लोग नहीं दे पा रहे, चलिए कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले पॉइंट को पढ़िए, जो टर्म दिया उसको समझना। फाइनेंशियल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के साथ कौन सा पेयर, अभी अभी ये क्वेश्चन हुआ है ना इसके पहले वाला, कि भाई फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, तो कॉमर्शियल बैंक होते हैं। ओके, तो इसका मिलान अगर करना पड़ेगा, इसको मैच करना पड़ेगा, तो ये जाएगा, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। नंबर 2, फाइनेंशियल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। अब इनफॉर्मल में कौन सा आएगा, इनफॉर्मल में ये वाला आएगा, मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, एम्प्लॉयर, रिलेटिव, फ्रेंड्स। ओके सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चे, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वाला लग रहा है, बिल्कुल सही है, इसमें एक पैसे की दिक्कत नहीं है सर। डेफर्ड पेमेंट, अब बचा कौन भैया लास्ट में, है ना, अंधा ही बता देगा इसको, क्लियर है, अंधा भी बता देगा। तो आपके पास 2 क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट, मजेदार, शानदार, बहुत मजा आ गया सर, बहुत मजा आ गया। आई होप आप लोग आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट फटाफट से लोग बढ़ेंगे आगे। अभी मैं 2 क्वेश्चन आपको दिया ट्रायल के लिए, अब यहां पे चलेगी ताबड़तोड़ बैटिंग, स्ट्राइक रेट रहेगा 200 के पास। चलिए नंबर 3, द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज सुपरवाइज्ड बाय व्हिच एग्जांपल, ओके सॉरी व्हिच ऑप्शन, बताइए बताइए, आपको पूछ रहा है, ऐसा मैं हिंदी कर दे रहा हूं इसका। द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज सुपरवाइज्ड बाय, किसी भी फॉर्मल सोर्स की जो फंक्शनिंग होती है वो इन निम्न में से किसके द्वारा सुपरवाइज की जाती है, बताइए। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, तीनों जो क्वेश्चन है ना अभी जितना बताया सब एक ही जैसा, बता दो सब एक ही जैसा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। 25 सेकंड आपके होते हैं यहाँ पे समाप्त। देखो तुम्हारे पास टाइमर नहीं होगा, मैं लेकिन टाइमर लगा के रखा हूं अपने पास, मैं देख रहा हूं 25 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा आपको फटाफट से मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात बता देता हूं, जितना कभी तुम आंसर कर पा रहे हो, जितने भी क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हो, अगर मान लो 15 क्वेश्चंस है, टोटल इसका 15 है, 15 में से अगर आप 10 का कर पा रहे हो तो भैया ये तो उल्टा हो गया ना, फ्रैक्शन ही गड़बड़ हो गया, है ना। 15 में से अगर आप 10 का कर पा रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, 15 में से अगर आप क्या कर पा रहे हो, 12 का कर पा रहे हो तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा है, लेकिन 15 में से 15 कर रहे हो तो भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप एग्जाम में टॉप पे रहेंगे। ओके चलिए, फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज सुपरवाइज्ड बाय, बहुत ही आसान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी अभी तो बताया था पिछले क्लास में, भाई फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट मतलब कि जो लोन देता है, आरबीआई क्या करता है दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि दोस्तों इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें लोन आ सकता है ना, इसमें लोन आ सकता है जिसमें कि आपको पता है काफी सारे रेट्स होते हैं, आरआरसी, आरआर, है ना, बैंक रेट, एमएसएफ, और फिर आप दूसरे तरह के लोन की बात करो, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करो, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एसआरआर, सीआरआर। ओके, ये सब आपको अभी नहीं पढ़ने पड़ेगा, मुझे पता है, मैं बोल के जाऊंगा तुम्हें मात्र 50% समझ में आएगा, ये पता है मुझे। चलो नंबर 3 क्वेश्चन भी हो गया, अब आते हैं आगे, ठीक है, नंबर 3 हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ क्वेश्चंस, कोई बातचीत नहीं, और डायरेक्ट सॉल्यूशन। A deposit with a bank that can be withdrawn wherever the deposit likes to do so is termed as a deposit with a bank that can be withdrawn wherever the deposit likes. इसको क्या बोलते हैं? भाई आप बैंक जाते हो तो बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो आपको जब पैसा चाहिए, जब बैंक से पैसा चाहिए, तो उस तरीके के डिपॉजिट को आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, किस डिपॉजिट में आता है वो, किसमें आता है, डिमांड डिपॉजिट में, डिमांड डिपॉजिट में आता है ना। अरे डिमांड डिपॉजिट में आता है कि नहीं आता है, डिमांड डिपॉजिट में, डिमांड डिपॉजिट में दोस्तों 2 तरीके का अकाउंट होता है, आपको पता होना चाहिए, करंट अकाउंट और दूसरा होता है सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट किसके लिए, तो जो बिजनेसमैन है जिनको बार बार पैसा चाहिए, हर दिन 1 लाख का ट्रांजैक्शन, करोड़ों ट्रांजैक्शन हो रहा है, ओके, तो उनके लिए करंट अकाउंट। आपको चाहिए सेविंग अकाउंट, मतलब आपके लिए क्या होता है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आपको फायदा क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिल जाता है आपको अपने पैसे पे, लेकिन करंट अकाउंट में नहीं मिलता है। लेकिन इनको उसके अलावा बिसाइड्स दैट इनको काफी सारी सुविधाएं मिलती हैं। ओके, तो भाई हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं फटाफट से 300 स्ट्राइक रेट में लेके चला जाऊंगा। चलिए, अ डिपॉजिट विद अ बैंक दैट कैन बी, ये तो बड़ी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। आगे, बैंक डू नॉट गिव लोन्स टू, बैंक इसको लोन नहीं देते हैं, बैंक इसको लोन नहीं देते हैं।
बैंक किसको लोन नहीं देते? बैंक डू नॉट गिव लोन्स टू, किसको बैंक लोन नहीं देते हैं बताइए? अरे किसको नहीं देते हैं? किसको नहीं देते? स्मॉल फार्मर्स होंगे या मार्जिनल फार्मर्स? नहीं है सर। इंडस्ट्रीज? नहीं। इनमें से सबको लोन मिलता है, लेकिन इसको लोन नहीं मिलता है जिसके पास कोलैटरल नहीं होता है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। द नंबर ऑफ मेंबर्स, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ टिपिकल एसएचजी वेरीज बिटवीन, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ टिपिकल एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, ये आपको बताना है। इसका आंसर करो फटाफट से। चलो इस समय मैं आपको देता हूं 20 सेकंड का समय, बताइए, बताओ जल्दी से। चलिए 15 से 20 मेंबर होते हैं दोस्तों किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में। आप सभी को पता होगा, जब मैंने आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप बताया था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हमने करा था। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है ये आपको बता देता हूं। जिसके पास कोलैटरल नहीं होता है, जो भी व्यक्ति कोलैटरल के बिना होता है, वो अपना ग्रुप बनाता है। 15 से 20 लोगों का ग्रुप होता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्प, जिसे हम कहते हैं बच्चों सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम क्या होता है? साल भर पैसा लो और फिर लोन दो, और फिर 2 साल 3 साल के बाद इनको क्या मिल जाता है? एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है, जिसके तहत ये बड़े बड़े बैंकों से बड़ा लोन ले सकते हैं। क्लियर? ये संगठन मगर भी है, ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है, ऐसा नहीं कि कोई भी इंडिविजुअल जाके ले लेगा। ओके, तो भाई आपको बड़े बड़े लोन के लिए, हैवी लोन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? 2 से 3 साल आपको अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को चलाना पड़ता है बढ़िया से। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताते चलो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है भाई। अभी टेस्टिंग आप लोग की चल रही है ना, समझे? आप लोग की टेस्टिंग चल रही है बच्चे, अभी आप लोग बताते चल रहे हैं। Which one of the following is not a limitation of the barter system? बताइए इसमें से कौन सा एक ऑप्शन लिमिट बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन नहीं? देखिए लिमिटेशन कभी भी आता है ना, लिमिटेशन मतलब कि क्या होता है कि भाई आप मतलब उसके जो एक रेंज है, उसका एक लिमिटेशन है, वो कहां तक वैलिड है कोई भी पर्टिकुलर टर्म। ओके, उसे हम कहते हैं लिमिटेशन। क्या बोलते हैं उसे? हम लिमिटेशन बोलते हैं। इसमें से कौन सा एक, which one of the following is not a limitation of barter system? पढ़िए एक एक करके। lack of double coincidence of bonds, lack of double coincidence of bonds, ये हो गया। मतलब कि मैं बता रहा हूं आपको, certain products cannot be divided, certain products cannot be divided, most often double coincidence of bonds is not available, most often double coincidence of bonds is not available। बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। which one of the following is not a limitation of the barter system? इनमें से कौन सा बार्टर सिस्टम का एक क्या है? लिमिटेशन नहीं है। तो जो लिमिटेशन है उसको पहले पकड़ो, लिमिटेशन को पकड़ लो पहले से। लिमिटेशन क्या? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये कि इसको ये होगा ही नहीं। सर्टेन प्रोडक्ट्स कैन नॉट प्रेडिक्ट, ये होगा। मोस्ट ऑफ द डबल कॉन्फिडेंस फॉर वांट इज नॉट अवेलेबल। अब बताइए समझते हैं बार्टर सिस्टम होता क्या है। मान लो कि एक कोई है ए, एक है बी। ओके, एक है ए और एक है बी। इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए सीरियल, मतलब इसको चाहिए अनाज। इसके पास है बच्चों कपड़ा, है ना? कपड़ा मान लो, या फिर इसके पास कोई ज्वेलरी। ओके, ज्वेलरी। तो भाई एक बात मुझे बताओ, दोनों को डिमांड है, दोनों को डिमांड है, दोनों को डिमांड है सर, दोनों को डिमांड है। ओके, दोनों को डिमांड है, दोनों को डिमांड है। तो भाई आप इस हिसाब से भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? मोस्ट ऑफन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज नॉट अवेलेबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following options describe collateral? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कोलैटरल को बताता है? Describe collateral. Which one of the following options can describe collateral? इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि कोलैटरल को डिस्क्राइब करता है? बताइए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, सर्टेन प्रोडक्ट फॉर बार्टर सिस्टम,
certain product from barter system, trade in barter system, asset as guaranteed for loan. ओके, यही होगा राइट आंसर। देखिए आपको पता है कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, जब भी आपसे कहीं पे कोलेटरल लिया जाता है, कौन लेता है, बैंक लेती है आपसे कोलेटरल। कोलेटरल होता क्या है, ये एक गारंटी है, ये एक गारंटी है, ये बच्चों एक गारंटी है कि आप लोन चुका दोगे। आप क्या करोगे, लोन को आप क्या करोगे बच्चों, लोन आप दे सकते हो, ठीक है ना, लोन आप दे सकते हो, ठीक है। तो एसेट एज गारंटी फॉर लोन, हर एक ऑप्शन को पढ़िए, सीखिए कुछ उससे, समझिए, जानिए, पहचानिए। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। A check like currency notes act as, देखो मैं जितना भी आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं कि हवा में उड़ा के चला गया, ठीक है, उसको समझना भी है और मुझे समझाना भी है, मतलब आपको समझना है और मुझे समझाना है। चलिए, a check like currency notes act as, a check like currency notes act as, इसको बताइए, a check like currency notes act as, बताइए फटाफट से बताना है, ठीक है। A check like currency notes act as, बताइए क्या होगा आंसर, ये कैश है, ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, या फिर ये डिमांड डिपॉजिट है। ये क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपको पता है बच्चों, काफी सारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो चुके हैं। आपको मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हमने करा था, याद है आप लोग को, इवोल्यूशन ऑफ मनी, आप लोग को याद आ रहा है, इवोल्यूशन ऑफ मनी याद आ रहा है आप लोग को, बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई थी, मतलब कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई थी, उसमें क्या थे, क्या थे बच्चों, बैंकिंग फैसिलिटी थी, बिल्कुल थी सर। बैंकिंग फैसिलिटी में आपको मैंने बताया था दो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बैंकिंग फैसिलिटी में मैंने आपको बताया था कि दो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें से पहला है डिमांड ड्राफ्ट, पहला है बच्चों डिमांड ड्राफ्ट, मतलब कि अगर आपको, और दूसरा है चेक। देखिए डिमांड ड्राफ्ट में क्या था बच्चों, ये क्या था और चेक क्या था। चेक आपको पता है ना कि ये एक क्या है, चेक और डिमांड ड्राफ्ट दोनों में ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन चेक बाउंस हो सकता है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है क्या, नहीं। डिमांड ड्राफ्ट में पैसा पहले ही कट जाता है और चेक में बाद में कटता है, चेक में बाद में कटता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डिमांड ड्राफ्ट में पहले कट जाता है और चेक में बाद में कटता है, तो ज्यादा ट्रस्ट किस पे करते हैं लोग, तो डिमांड ड्राफ्ट पे करते हैं। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, यहां तक में दिक्कत नहीं, आगे बढ़ोगे। हमारे बच्चे बहुत ज्यादा तेज हैं, ठीक है, क्योंकि वो बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं। चलिए, यहां से जो क्वेश्चन आपका होगा ये बहुत ही मजेदार होगा, बहुत ही मजेदार होगा, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। क्या सर, कैसे कैसे क्वेश्चंस ला रहे हो सर आप, और बड़े गजब क्वेश्चंस है। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, आपको इन सबको एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। कैसे करोगे बच्चे, कैसे करोगे, चलिए मैं करता हूं। करेक्ट सीक्वेंस में कैसे करोगे, ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ओके, ग्रेन कैटल, मॉडर्न करेंसी। अरे ये क्या है पता है, मैंने तुम्हें इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ाया था, अभी इसके पहले बताया था तुम्हें इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में, जिसमें अभी आपको बैंकिंग सेक्टर में दो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मैंने बताया। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, बेसिकली ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन कैसा है, याद आ रहा है। अभी मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा। ये याद आ रहा है, ये याद आ रहा है आपको, इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो देखिए इसमें पहले बार्टर सिस्टम, फिर फिजिकल ऑब्जेक्ट, पेपर मनी, गोल्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी और क्रिप्टो करेंसी। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए, कितना नंबर था बच्चे, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन। ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सबसे पहले कौन सा आया ये आपको बताना है। देखो जब ये तरह इस तरह क्वेश्चन है ना, तो आप ऑप्शन के थ्रू जाओ, ऑप्शन के थ्रू जाइए। आप पहले ये सोचो कि 4 1 के पहले आया, देखो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन के थ्रू जाना होता है, नहीं तो ऐसे तो पागल हो जाओगे, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू। तो भाई सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, 4 आया, पहले 4 आया, मॉडर्न करेंसी के ऊपर, नहीं सर ये तो हो ही नहीं सकता है किसी की कीमत पे। बी में देखिए नंबर 3 पहले आया, ग्रेन एंड कैटल, ये कुछ लग रहा है ये पहले आया होगा। डी क्या है, प्रीशियस मेटल कॉइंस,
कॉइन्स गोल्ड सिल्वर या फिर कॉपर नहीं, हमारे पास इन दोनों में है, ये दोनों किसी भी एंगल से नहीं होगा, है ना, क्योंकि भाई आप समझ पा रहे हो बी और सी में क्या है, बी और सी में क्या है, बी में क्या है बच्चों, बी में क्या है 3214, क्या पहले गेन का टर्म सही है, 2 भी सही है, उसके बाद 1 ऑनलाइन पेमेंट और 4 करेंसी ओपन नोट, नहीं ये होगा राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है कि मॉडर्न करेंसी पहले आए किससे पहले, जो आप यूपीआई वगैरह करते हैं उससे पहले, क्लियर है, आगे बढ़े बच्चे फटाफट से फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी, है ना, with demand deposit payment can be made without cash, okay, with demand deposit, okay, demand deposit are safe way of money transformation, okay, demand deposit facility is like check, तो भाई इसमें से कौन सा सही लग रहा है आप लोगों को बताना है, डिमांड डिपॉजिट आर सेफ वे ऑफ मनी ट्रांसफॉर्मेशन, बताइए, डिमांड डिपॉजिट आर सेफ वे ऑफ मनी ट्रांसफॉर्मेशन, यही होगा राइट आंसर ना, क्योंकि देखिए इसेंशियल फीचर ऑफ द मनी, ये तो कुछ नहीं लग रहा वैसा, विद डिमांड डिपॉजिट पेमेंट कैन बी मेड विदाउट कैश, चलिए ये तो है ही, आपको इनकरेक्ट बताना है बच्चे, आपको इनकरेक्ट बताना है ना, सॉरी, डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी, ओके, विद डिमांड ओके, तो डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटी इज लाइक चेक, आगे बढ़ते हैं, find the incorrect option from the following, find the incorrect option from the following, okay, आपको बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन जो होते हैं काफी मजेदार होते हैं, इसमें आपको फंसाया जाता है और आप फंस जाते हो, पहले इसमें देखा करो करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो जितना करेक्ट वाला है सबको काट दो, तो आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश रिजर्व, यहां पे होगा, है ना, यहां पे कैश रिजर्व होगा, चलिए उसके ऊपर बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन दी रूरल एरियाज, ओके ये भी सही है, आरबीआई सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स, ये गलत, ये सही है, मतलब ये सही है, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आरबीआई जो है वो तो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो भी लोन आप अपने भैया से लेते हो, दीदी से लेते हो, क्या वो आरबीआई सुपरवाइज करता है, नहीं, ये मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बनाता है उसके लिए, ये फॉर्मल सेक्टर के लिए बनाता है, बैंकों के लिए, आगे देखते हैं, एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसीडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शंस, ये हो गया, और एक और यहाँ पे, एक मैं खुद से करा रहा हूँ, एक आप खुद से करके लाओगे, ठीक है, चलो, रीता हैज टेकन अ लोन ऑफ रुपीस या परसेंट दिया हुआ है, 7 लाख दिया हुआ है, ठीक है, रुपीस 7 लाख, 7 lakh from the bank to purchase a car. The annual interest rate on the loan is 14.5% and the loan is to be repaid in 3 years in monthly installment. The bank retained the papers of the new car as collateral, which will be returned to Rita only when she repays the entire loan with interest. अच्छा, मतलब कि बच्चों जब इसमें रीता ने क्या किया है, बैंक से कुछ लोन लिया है कार खरीदने के लिए, उसमें उसने क्या किया है, उस पर्टिकुलर लोन में उसने क्या किया है कोलैटरल के रूप में, द बैंक रिटेन द पेपर ऑफ द न्यू कार एज कोलैटरल, हाँ उसमें कोलैटरल के रूप में क्या दिया गया है, पेपर दिया गया है, ठीक है, मतलब कि पेपर ऑफ किसका, न्यू कार का पेपर दिया गया है, ठीक है ना, कोलैटरल के रूप में, जब वो क्या करती है, which will be returned to Rita when she repays the loan, जाहिर सी बात है जब रीता लोन को रिपे कर देगी तो उसको पैसा क्या होगा वापस से, मतलब कि उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा वापस, इंटरेस्ट मिलेगा वापस, ये कोलैटरल मिलेगा, तो ढूंढिए इसमें उसको क्या मिलेगा भैया, बताइए क्या मिलेगा, which will be returned to only when she is repaid the loan, okay, बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, देखो मैं तुम्हारे साइड से सोचने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे आके उसको बता दिया और फटाफट से काम हो गया हमारा, वैसा हमारा काम नहीं चलता भाई, रीता ने क्या किया है, बैंक से लोन लिया है 7 लाख का, इसलिए कार परचेस करने के लिए, ओके, एनुअल इंटरेस्ट इसका है 14.5%, ओके सर, loan is to be repaid in 3 years in monthly installment, the bank retains the paper of the new car as collateral,
अब एक बात मुझे बताइए आपको इसमें से क्या सही लग रहा है। जब मैं आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट बता रहा था, समझ लो तुम आंसर क्या है। जब आपको मैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट के कुछ क्राइटेरिया होते हैं और उसमें से क्राइटेरिया बोलिए, उसको फैक्टर्स बोलिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं या फिर क्राइटेरिया होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है प्रिंसिपल, पहले होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है रेट इंटरेस्ट और तीसरा होता है कोलैटरल। एक बात मुझे बताओ, क्या आपको ये जितने भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या ये इन सबको फुलफिल कर रहा है? क्या उसने प्रिंसिपल लिया है? क्या उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया? बिल्कुल दिया है। ओके, उसने कोलैटरल दिया? बिल्कुल दिया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मजा आया? बिल्कुल मजा आ गया सर, इसमें कोई एक पैसे की दिक्कत नहीं है सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, मेगा स्टेटमेंट नोट। ओके, मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक शोइंग दैट एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। ओके, ये क्वेश्चन आप मुझसे करोगे, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, होमवर्क। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क करके छोड़ के जा रहा हूं और इसको आपको करके लाना है, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन सवाल समझा देता हूं, देखिए पूछ रहा है आपको सबसे पहले इसमें से इसको पढ़ते हुए आपको सही ऑप्शन चुनना है। यहाँ पे इसको पढ़ते हुए, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है आपसे, इसको पढ़ते हुए आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है, ठीक है ना? लव स्टोरी पढ़ते हो, नॉवेल पढ़ते हो, क्या ख्याल आता है? समझ में आता है मुझे तुम्हें क्या ख्याल आता है? मेगा हैज टेकन अ लोन ऑफ 6 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन लग रहा है। द एनुअल इंटरेस्ट रेट 14% है, and the loan to be repaid in, okay. Mega had to submit to the bank documents showing her employment record and salary before the bank agreed to give her the loan. Interest on loan, formal source of loan. अरे भाई अरे, अब मुझे बताओ ये कहां से लोन ले रही है? ऑप्शन देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन में ना आप ऑप्शन के बेसिस पे जाओ, ऑप्शन के बेसिस पे चुनो। जैसे जो सीक्वेंस वाला हमारे पास क्वेश्चन था, सही सीक्वेंस में सजाइए इसको, तो उसमें ऑप्शन के बेसिस पे जा रहे थे, तो गो विद ऑप्शंस, ऑप्शंस के साथ जाइए आप, ठीक है? इस तरह के सवालों में। और इसका सही आंसर क्या होगा ये मुझे आप बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे इसकी बहुत ज्यादा क्या है इंतजार है इसका मुझे, ठीक है? चलिए, तो हमारा 15 क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे कंप्लीट और आई होप आपको 15 के 15 क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। इससे ज्यादा आपको इस चैप्टर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाद बाकी आप भगवान पे छोड़ दो, ठीक है? आपने अगर मेहनत की है तो आप सक्सेसफुल जरूर होइएगा अपने एग्जाम में। चलिए, इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर फिनिश होता है। आपका क्वेश्चन आंसर भी हो गया, एमसीक्यू भी हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों हो गया, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी की जाएगी और नेक्स्ट चैप्टर आपको समझाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।